जसराज जी वीडियो ऑन करें। सर आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है जी। गौतम सर, गौतम सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। जसराज, यू केम सेकंड टाइम? यस सर, फॉर्चुनेटली। अच्छा, ये आप जैसलमेर के हैं, आपने कहीं पर दूसरी जगह भी मॉक दिया है क्या? जी सर, मैंने बहुत पिछले जब कोविड वेव सेकेंड वेव से पहले मैंने मॉक्स दिए थे, और उसके बाद पिछले मॉक जो कृष्णा एकेडमी के साथ था उसके बाद भी ये पहला ही है मेरा। नहीं, आई एम आस्किंग दिस थिंग कि आपने बीच में दूसरी किसी जो है ना इंस्टीट्यूशन के साथ भी आपने मॉक हुआ है क्या आपका? सर अभी पिछला जो मॉक हुआ उसके बाद नहीं हुआ, बट उससे पहले मैं काफ़ी मॉक दे चुका हूँ सर और कहाँ पर? इंस्टीट्यूशन। सर मैं स्प्रिंग बोर्ड, निर्माण, दृष्टि, चाणक्य एक्सेट्रा में दे चुका हूँ। अच्छा, एक्सक्यूज मी, हमारा जो है मतलब स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली व्हाट डू यू फील? Okay, sir. Should I clearly or frankly speak on that behalf? Okay, sir. Sir, I think the standard and quality of the questions are much better than the fewer institutions who are conducting these mock interviews. The Nirman IAS interview mock interviews were, I think, the best. And after that, I can say that Krishna Academy is conducting very much quality interviews. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आई विश फॉर द बेस्ट। मैं उसी के लिए आपसे क्वेश्चन मैंने ये पूछा I'm था। very grateful and thankful to you people for conducting these interviews and enhancing our personalities. गुड गुड गुड। अच्छा, एक अब मैं जनरल आपको क्वेश्चन पर आता हूं। मैं प्रशासनिक अधिकारी क्या करता है? व्हाट ही डूज, वो किस तरह का व्हाट ही डू एंड व्हाट परफॉर्म, व्हाट टाइप ऑफ परफॉर्म ही मतलब परफॉर्म्स, व्हाट टाइप ऑफ वर्क एंड ऑल दैट, व्हाट क्या करना होता है उसको, क्या जरूरी है, उसको क्यों रखा जाता है? सर, एक प्रशासनिक अधिकारी का मुख्य दायित्व सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां और योजनाओं का ठीक तरीके से क्रियान्वयन करना होता है और उसको अपने पर्सनल या निजी हितों से ऊपर रखकर अपने एकदम स्वच्छ नीति से उसका क्रियान्वयन करें। अच्छा, एक अधिकारी के लिए क्या प्रशिक्षण आप ट्रेनिंग आप जरूरी मानते हैं? जी सर, डेफिनेटली एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए ट्रेनिंग जरूरी होती है। अच्छा, ये मैं मतलब आपको बीच में ही बता देता हूँ, दो तरह की ट्रेनिंग होती है आपकी। जी सर। एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है और एक जो होती है फाउंडेशन ट्रेनिंग। फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है और एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है। आपको जो विभाग मिला, जैसे ट्रांसपोर्टेशन मिला तो उसकी इंस्टीट्यूशनल होगी, फाउंडेशन सबकी होती है। फाउंडेशन ट्रेनिंग सबकी एक साथ होती है और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग आपको ट्रांसपोर्टेशन है, आपको सेल्टेक्स है, वट एवर में भी जो भी है, जो भी ब्रांच मिलती है उसी के अलग अलग इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग अलग होती है। ठीक है, चलिए एक सीबीआई के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय सीबीआई? सीबीआई स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसको स्पेशल दिल्ली पुलिस एक्ट के अंडर इनेक्ट किया गया था। आई सपोज इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली इट वाज 1956 और इसको शुरू से पहले फेमा और आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द अदर एक्ट, उनके लिए ही इनेक्ट किया गया था एंड देन इसका जो विस्तार किया गया इसके कार्य क्षेत्र का वो हर स्टेट में किया गया और उसके बाद आज ये स्थिति है कि काफ़ी स्टेट्स में एक जनरल कंसेंट दे चुके हैं सीबीआई को उनके यहाँ पे क्षेत्र में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, परंतु पिछले कुछ समय से वो जनरल कंसेंट कुछ 9 राज्यों ने वापस ले लिया। अच्छा, सेंट्रल और स्टेट सब्जेक्ट में आप बहुत
या डाइवर्जन जो है ना, मतलब ये डिवीजन कैसे क्यों जरूरी मानते हो आप? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया सर, इलेबोरेट करेंगे? ये सेंट्रल और स्टेट सब्जेक्ट्स जो उनके डिवीजन कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार ने ये संविधान में, उसका डिवीजन का क्या मतलब मकसद मानती हो आप? सर, एक फेडरल सिस्टम को अच्छे से एस्टेब्लिश करने के उद्देश्य से ये किया गया है, जिसमें स्टेट्स को स्वायत्तता के साथ केंद्र को, भारत को एक यूनिटी देने का भी प्रावधान हो, ऐसी एक शक्ति दोनों को दी गई है। अच्छा, मैं हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा विशु, मैं आपके बीच में इंटरप्ट करूंगा। आप यू आर डूइंग समथिंग, जॉब कर रहे हैं क्या आप? नहीं सर, मैं अभी तैयारी ही कर रहा हूँ, आई एम जॉबलेस नाउ। आपका एक्सपीरियंस तो अच्छा है। भगत पंथ के बारे में व्हाट डू यू मीन बाय भगत पंथ? भगत पंथ सर राजस्थान के डूंगरपुर में एस्टैब्लिश किया गया था। इसमें आदिवासियों को नशा मुक्ति के लिए गोविंद गुरु जो संत थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया, और मानगढ़ जो हत्याकांड कहते हैं जिसको, वो भी इसी से रिलेटेड। भारत में एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। हाँ, मैग्ना कार्टा। अच्छा, मैं बाद में आपको रिव्यू करते समय बताऊंगा। बढ़ते हुए मतलब मरुस्थल के बारे में आप किस तरह से नियंत्रण करना चाहेंगे? यू बिलोंग्स टू जैसलमेर? यस सर। तो आपको उसको कैसे कंट्रोल करना चाहेंगे? आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आप एसडीएम लगते हैं और आपको ये टारगेट दिया जाता है इसको कंट्रोल करना है, व्हाट विल यू डू? हाँ जी सर। सर सबसे पहले तो मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के लिए पहले उसका विस्तार है, वो अभी और बढ़ने की समस्या चल रही है। जैसे अरावली का जो डिप्लीशन हो रहा है, उसके कारण और मरुस्थल को बढ़ने की संभावना है। पहले उसको रोका जाना चाहिए, और जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनको अच्छे से एस्टेब्लिश करना चाहिए। उसके बाद जो काजरी और आफरी जैसी संस्थाएं हैं वो डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए काम कर रही है। उन कामों में और दृढ़ता और सटीक तरीके से उनको करें, ताकि जो पौधारोपण किया जाए धोरों पर, जो भी रेतीले इलाके हैं जिनमें ऐसे ऐसे पौधे जो वहाँ पे पनप सकते हैं, जैसे खेजड़ी है, बबूल है और बेरी है, इन सब जो पौधे हैं ये डेजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं सर। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण जो हेलीकॉप्टर के थ्रू जब बारिश होने वाली हो। वेरी गुड। अच्छा, सीवरेज लाइन क्यों डाली जाती है? सर सीवरेज लाइन एक तरह से अच्छी व्यवस्था के लिए डाली जाती है, जिसमें रोड का यूज़ एक नाली को ले जाने के लिए किया जाता है, जिसमें लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो और कचरा भी ना पैदा हो। वो सेफ्टी टैंक का जो है ना वो भी उसमें जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है। अच्छा चलिए, टेलीफोन सेवाओं के पीछे डलहौजी का क्या लक्ष्य था, जो टेलीफोन सेवाएं उसने डेवलप की थी भारत में? सर उनका लक्ष्य था कि भारत में जब एक राजनीतिक चेतना जाग उठी थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सूचना का एक जगह से दूसरी जगह प्रसार करने और ऐसे निर्देशों को जल्दी पहुंचाने के लिए था, जिससे बेहतर तरीके से जो विद्रोहों पर कंट्रोल किया जा सके। चलिए, आपको शायद इसका मुझे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। सर्किट की अदालतों का विकास कैसे हुआ, ये आपको कुछ ध्यान है क्या इसका? माफ कीजिएगा सर, नहीं पता। सर्किट हाउस कैसे बने थे? सर्किट हाउस क्यों नाम पड़ा इनका? सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन और कि आप यहाँ पर राजस्थान सेवा में आने के बाद क्या करना चाहेंगे जो खासतौर से आप दूसरे नहीं कर सकते, आप कर सकते हो? सर जैसा कि राजस्थान सर्विस जो स्टेट सर्विसेज है, ये बहुत प्रतिष्ठा की सर्विसेज मानी जाती है। तो सबसे पहले तो मैं अपने विभाग, जो भी विभाग एलोकेट किया जाएगा, उसमें क्या क्या परेशानियां फेस की जा रही है और किन किन मुद्दों पर काम नहीं हो पा रहा है या कहीं पे भी लैक्स हैं, तो उनको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद भी सामाजिक स्तर पर जो जो कार्य समाज खुद प्रोएक्टिवली करना चाहिए, उसके लिए मैं समाज को प्रोत्साहित करूंगा। जैसे एक दहेज प्रथा है या पर्दा प्रथा है, और महिला सशक्तिकरण के लिए तो मैं लोगों को अगर इस मामले में प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर पद देखता हूँ इस चीज। गुड 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 गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपसे
कि आप जो है ऐसा क्यों मानते हो कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए? आप इतनी क्या क्वालिटी है आपकी जो बहुत बेहतरीन क्वालिटी है दूसरों के कंपैरिजन में, आप दूसरों में नहीं है वो? सर मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे में ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो दूसरों में नहीं है, परंतु मैं वो सभी योग्यताएं अर्हताएं रखता हूं जो आरएस एक आरएस बनने के लिए चाहिए होती है। और उसके बाद मैं मेंस क्लियर करके आया हूं और इंटरव्यू में भी मुझे लगता है कि मैं अच्छे से प्रदर्शन कर पाऊंगा और मुझे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। Yes, sir. बीटेक कहाँ से किया आपने? सर आई डिड माई बीटेक फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। हैं कहाँ से? एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए जसराज जी, आपका जो है ना ये सेकंड है, पहले हुआ था आपका जी सर। आई थिंक अब दूसरा है ये। आई विश फॉर द बेस्ट एंड मैं समझता हूँ कि अभी आपको कब है इंटरव्यू? इंटरव्यू 28 को है सर। अच्छा, तो पास में ही है, तो आप जो है ना ललित सर बताएंगे वो क्वेश्चन आप जरूर करना, क्योंकि उनको वहाँ का जो सारा अभी इन दिनों के डे टू डे का जो है ना उनको नॉलेज, वहाँ क्या हो रहा है आरपीएससी में, वो सब उनको पता रहता है। हमारा तो सौभाग्य है सर। हाँ, ये विश यू लक, आई विश फॉर द बेस्ट। आप अच्छी तैयारी कीजिए और मैं मानता हूँ कि आप ये बहुत अच्छे जो है ना कैलिबर वाले विद्वान हैं, अच्छे थैंक यू। ऑप्शन बनेंगे आप। थैंक यू सर। विश यू। जसराज जी सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे ये बताइए लंगा और मांगड़िया गायकों के बारे में कुछ। सर लंगा और मांगणियार जो मांड गायकी के कलाकार हैं वहाँ के जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र के रहने वाले मुख्य रूप से, और इनमें कुछ भेद भी है। जैसे कि लंगा जो हैं वो उनके जो जजमान होते हैं वो मुस्लिम होते हैं और ये लंगा खुद भी मुस्लिम जो रीति रिवाज है उसको फॉलो करते हैं। उनकी वेशभूषा भी वैसी होती है। और जो मांगणियार हैं वो मांगणियारों के जजमान हिंदू होते हैं और मांगणियारों में रीति रिवाज भी हिंदू प्रथाओं और लोक देवताओं को भी वो मानते हैं और उनका वेशभूषा भी तकरीबन हिंदुओं जैसी रहती है। अच्छा, मुझे ये बताइए पश्चिमी राजस्थान में आबादी बाकी इलाकों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जी सर। क्या कारण है? सर इसका कारण एक तो ये है कि जो आबादी है वो बहुत दूर दूर सुदूर गाँव में रहती है, ढाणियों में रहती है। और वहाँ पर एक कहावत चलती है कि एक आँख का क्या भरोसा। इस चक्कर में लोग काफ़ी बच्चे पैदा करते हैं और बच्चियों के रिलेशन में भी यहाँ पर एक हीन भावना है कि अगर बच्चियाँ ही लगातार हो रही हो तो लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चा हो। तो ये एक मुख्य कारण लगते हैं मुझे कि आज जैसलमेर की जो वृद्धि दर है वो 32% है। अच्छा, इसमें कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे इंदिरा गांधी नहर को नहीं मान सकते हम? रिफाइनरी, खनिज संसाधनों की खोज है, वर्षा की मात्रा बढ़ना है जी और सर इन्हीं डेफिनेटली। जैसे कृषि पर प्रभाव पड़ता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बिजली की सुविधा है, सड़क, अस्पताल, इनको ऐड नहीं कर सकते हम? जी सर डेफिनेटली मैं नहीं कर पाया, परंतु ये जो सुविधाएं हैं इंदिरा गांधी नहर के बाद लोग शहरीकरण, नगरीकरण और पलायन कम हो गया है। और साथ ही साथ बाहर के लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो चाहे कोई भी और हो, तो बाहर से लोग काफ़ी निवास करने आ रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो उस वक्त कितनी रियासतें थी? राजस्थान के एकीकरण के समय सर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अच्छा, 3 ठिकानों के नाम बताइए। इनमें कुशलगढ़, लावा और नीमराना था। अच्छा, कुशलगढ़ कहाँ पर? अब माफ़ कीजिएगा मैं सर लोकेट नहीं कर पाऊंगा। और लावा? सॉरी। अभी कोई बात नहीं। अच्छा, ये राजस्थान में भारत छोड़ो आंदोलन कौन सी रियासत में शुरू हुआ था सबसे पहले? सॉरी सर। आजाद मोर्चा के बारे में बता सकते हैं कुछ? जी सर, आज़ाद मोर्चा जयपुर में इसका गठन हुआ था, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, सरकार की
सॉरी सर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। चलिए कोई बात नहीं। लाग बाग क्या होता था? सर लाग बाग एक तरह का कर होता था सर। अच्छा, लाग तो कर बोल सकते हैं हम, बाग बाग मतलब कर नहीं होता। चलिए मैं बोल देता हूँ आपको, बेगार प्रथा आपने नाम सुना होगा, बेगा जी सर। से जोड़कर इसको देखा जाता है। लाग मतलब लगान बोल सकते हैं आप, बाग मतलब बेगार। ओके चलिए सर। कोई बात नहीं। मुझे इसके बारे में बताइए, जो आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान है। जी, डेजर्ट नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं आप। जी जी। ये पार्क जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, करीब 3162.5 किलोमीटर एरिया में, और जिसमें करीब 37 के करीब गांव आते हैं। और ये सबसे बड़ा पार्क माना जाता है एशिया का। और इसमें सर मुख्य रूप से फ्लोरा और फौना में काफ़ी वनस्पतियां, जैसे सेवण, धामण, करट, अंजल, ऐसी घासें, और पशु पक्षियों में सर अपना स्टेट पक्षी जैसे गोडावण है, और मरू बिल्ली है, नील गाय, और चिंकारा, ये काफ़ी बहुतायत में पाया जाता है। हाँ, एक पीवड़ा आपने नाम सुना होगा, कभी पीवड़ा? पीवड़ा सर, पीवड़ा राजस्थान के पश्चिमी भाग में सांप बहुत अधिक पाया जाता है, ये वाला, जो अपने फूंक से जहर वो व्यक्ति की सांसों में छोड़ देता है। अच्छा। चलिए, एक आपके जो जैसलमेर का किला है, उसके बारे में एक दोहा मशहूर है, वो बोल सकते हैं आप? जी सर। हिंट सर दे मैं देता हूँ शुरू मैं आपको, वहां सर, पर पहुंचने से संबंधित है कुछ। हाँ जी, वो मैं याद कर पा रहा हूँ, मैं शुरू का ही नहीं याद कर पा रहा था। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान, ऐसा कहा गया। अच्छा, बाटी शासकों की जो राजधानियां थी, उनके नाम बता सकते हैं आप? जी सर, एक दोहा प्रचलित है और राजस्थान के गीतों में भी इसका बखान किया जाता है कि काशी, मथुरा, प्रयाग, वड, गजनी और भटनेर, दुगम, दिरावर, लोद्रवा और नवा जैसलमेर, नवी राजधानी जैसलमेर को कहा गया। अच्छा, जो जैसलमेर की सीमा है, वो पाकिस्तान के कौन कौन से जिलों से लगती है? जैसलमेर की सीमा सर सुकर, खैरपुर, सांगड़ और एक और जिले से लगती है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए, क्या समस्या है सीमावर्ती जिलों? सर सबसे पहली तो समस्या वहाँ पे फेंसिंग की थी, जो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है, परंतु फिर भी शाहगढ़ बल्स एरिया में करीब 40 किलोमीटर का ऐसा है एरिया जहाँ पे शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स के कारण ये समस्या है, और कई बार लोग और भेड़ें, गाय वगैरह भी वहाँ पे चली जाती हैं। दूसरी समस्या सर वहाँ से तस्करी की रहती है, जिसमें अफीम और भी अलग तरीके के ड्रग्स और भी चीज़ें जो हो सकता है आतंकवाद को भी बढ़ावा देती हो, तो वो चीज़ों का आयात निर्यात होता रहता है। ठीक है जसराज जी, रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, आपको थोड़ा और अभी राजस्थान से संबंधित जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है। जी वैसे सर। कोई और छोट है नहीं, या कोई प्रॉपर ऐसा कोई फिक्स है नहीं कि यही क्वेश्चन आप पढ़ें या वो टॉपिक पढ़ें। पूरा आपको थोड़ा बहुत जनरल जो नॉलेज है, जो अपेक्षा की जाती है एक प्रशासक से राजस्थान के अंदर, वो सेवाएं दे पाए, तो ये चीजें थोड़ी आप देखें। जैसे 19 रियासतों का तो आपने नाम और ये ठिकानों के नाम नहीं बता पाए, सॉरी नाम बताए, लेकिन कहाँ पर स्थित है वर्तमान में ये थोड़ा आपको जी पता सर, नहीं मैं है। चेक करूँगा अ, सर। देखिए आप, और लाग और बाग, ये दोनों अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, मैंने आपको बता दिया। पश्चिमी राजस्थान में आबादी जो बढ़ती जा रही है, उसका आपने आधा उत्तर दिया है, और आधा फिर मैंने थोड़ा हिंट दिया, तब आपने उसमें और सुधार किया, ये अच्छी जी बात सर, है। मैं लेकिन और इसको इम्प्रूव करूँगा सर। होता ये है कि जब आप बोर्ड में बैठते हैं तो आपको कई चीजें आती है, लेकिन आप उस तरफ घूम नहीं पाते। ठीक है, ये आपको वहाँ बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कि जी आप सर। एक पार्ट तो बताते हैं, दूसरा पार्ट बताना भूल जाते हैं उसको। ठीक है, जी सर, तो ये मैं प्रयास करें आप थोड़ा, है ना। कोशिश करूँ। कुछ चीजें ऐसे राजस्थान जैसलमेर जिले से, ठीक है, जैसे मरु राष्ट्रीय उद्यान है आपके, और ये जो दोहा मशहूर है,
देखिए जनरल है, बिल्कुल आता भी था आपको, लेकिन आप थोड़ा भूल रहे थे। जिससे ये क्लिक कोई नहीं ऐसी कर पाया। घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कि भाई मुझे नहीं आया या इसमें, ठीक है, हो जाता है कभी कभार। और कुछ और जैसे राजस्थान में जैसलमेर है, वहां पर एक पंचपिंपली नाम का क्षेत्र है, उसके बारे में पढ़े आप। जैसलमेर में जैसे रामदेव जी ने जो पर्चा दिया था 5 पीरों का, हाँ पीरों जी। को, हाँ ठीक है, जी। उसके बारे में थोड़ा पूछ लिया जाता है। ऐसी बोर्ड में कोई एक्सपर्ट होता है जिनका अनुभव होता है इस कार के, राजस्थान से रिलेटेड नॉलेज होता है, पुराने जो अनुभव होते हैं उनके वो काम में आते हैं, ठीक है, जी या सर, पुराने वो जो बच, इंटरव्यू लिए हुए होते हैं उनमें से भी कई बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन। जी वो इस प्रकार की सामान्य जानकारी हम। बछड़े वाले चमत्कार के बारे में आप बात कर रहे जी थे। जी 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 बिल्कुल। तो इस प्रकार की ये सुझाव है आपको। और सर मेरे आप, लिए बहुत ही मूल्यवान है आपके जी सुझाव जी सर। जी, ये सिंगिंग वाला आपने अच्छा बताया था आंसर, लंगा और मांगणियार की बहुत जो अंतर है वो विशेष रूप से आपका उत्तर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इस प्रकार के आप और सुधार करें थोड़े, और शुभकामनाएं आपको। सर थैंक यू सो मच। ठीक है। जी जसराज जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बीजेपी को ज्वाइन किया, जी सर। क्या इसको दल बदल माना जाएगा? नहीं सर, क्योंकि वो किसी विधानसभा या लोकसभा के सदस्य नहीं है, इसलिए नहीं माना जाएगा। तो क्या है दल बदल कानून, क्या है? सर दल बदल कानून भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में ऐसे नियमों का उल्लेख है जिनमें किसी एक पार्टी का कोई विधायक या सांसद अगर अपना दल बदलता है, या कोई निर्दलीय या चुना हुआ विधायक या सांसद अपना दल बदलता है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ नियम है। कैसे? जैसे सर, कोई एक व्यक्ति अगर अपना दल बदलता है तो फिर उसकी जो सदस्यता है वो खारिज कर दी जाती है। और कोई अगर किस स्थिति में ये लॉ लागू नहीं होता? ये लॉ तब लागू नहीं होगा सर जब 2/3 जो मेंबर्स हैं वो एक साथ अपना दल बदल देते हैं। तो ये कौन से संशोधन में किया गया ऐसा? सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अ, आई थिंक 92nd है सर। ये भी रिव्यू करूंगा मैं। आप ये बताएं कि बारबरा जबरिका कौन है? माफ कीजिएगा सर, नहीं पता मुझे। तो मेहुल चौकसी के बारे में बताइए। जी सर, मेहुल चौकसी एक जिसको भगोड़ा करार दिया गया है, जो यहाँ पे हीरा व्यापारी थे, और उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कोई पैसा लेकर फ्रॉड करके, और वो अभी डोमिनिका कंट्री में फिलहाल एक तरह से घुसपैठिया तौर क्या पे। भारत को वो उसको प्रत्यार्पण करेंगे उसको, डोमिनिका वाले? सर उनकी कोर्ट में ये केस चल रहा है और भारत भी अपना वहाँ पे मत रख रहा है, और इसकी सुनवाई जारी है सर। आशा करते हैं जल्दी प्रत्यर्पण हो जाए। क्या जिन देशों के साथ संधि हुई है उनमें डोमिनिक शामिल है? माफ कीजिएगा सर, पता नहीं। ओके ओके ओके। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, हाँ जी। इनके बारे में आप क्या जानते हैं? सर मैं नहीं जानता स्पोर्ट्स में। तो ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना की थर्ड लहर है बच्चों पे भी उसका इफेक्ट कम होगा, कि उनका जो सीरो कैलकुलेशन है, पॉजिटिविटी है, वो ज्यादा होती है। सीरो पॉजिटिविटी क्या होता है? सर सीरो पॉजिटिविटी एक सीरो सर्वे के द्वारा पता लगाया जाता है कि किन किन में एंटीबॉडीज उपस्थित है, और ये बताता है कि वो लोग संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। तो बच्चों में पाया गया है कि काफ़ी बच्चे इसमें संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। उसका मुख्य कारण सर ये है कि बच्चों में जो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है, उसको एंटर करने के लिए जो सामने व्यवस्था चाहिए होती है वो नहीं पाई जाती। राइट। अच्छा, सीरो वर्ड का क्या अर्थ है यहाँ पे? सीरो नहीं सर, मैं नहीं बता पाऊँगा।
अगर भारत की दृष्टि से देखें तो ट्रंप और बिडेन दोनों में से ज्यादा उपयुक्त कौन नजर आते हैं? जी सर, ऐसा अब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहा जा सकता है कि हमारे लिए कौन उपयुक्त है, क्योंकि समय दर समय ये जो विदेश नीति है वो बदलती रहती है और व्यक्ति सापेक्ष जो इनका नहीं निर्धारण होता, ये देश के ज़रूरतों के हिसाब से निर्धारण होता है। मुझे लगता है कि जो बाइडेन भी भारत के साथ अच्छे रिलेशंस रखेंगे और इस दिशा में उनके सार्थक कदम भी दिखाई दे रहे हैं। एक अंतिम क्वेश्चन है मेरा कि जो अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, ये क्या है? जी सर, आप थोड़ा डिटेल में बताएं तो बता पाऊंगा। मैं नहीं, आजादी का अमृत महोत्सव। सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस। ओके, ठीक है, मैं आपका रिव्यू कर लेता हूँ। कब है आपका इंटरव्यू, कब है जसराज जी? 28 सर, मंडे। 28 है, ओके। मतलब आपके पास 5-6 दिन है। थोड़ा करंट इश्यूज को और ट्राई करें, क्योंकि आप देखें जो अब ट्रेडिशनल मेथड पे इंटरव्यू नहीं हो रहा है, करंट मुद्दे ज्यादा लिए जा रहे हैं या प्रोफाइल ज्यादा लिए जा रहा है। आपका जो बायोडाटा है उस पे जो आप फॉर्म भरोगे, जी इन सर। चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देश की आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं 2022 में। जी सर। उसके उपलक्ष्य में जो महोत्सव किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसको आजादी का अमृत महोत्सव कहा गया है। इसमें बहुत सारी चीजें, दांडी यात्रा वाली डेट को शामिल किया गया है। उसी तरह की एक यात्रा होगी, उसमें अलग अलग जगह स्वतंत्रता सेनानियों के वो चित्रों को दर्शाया जाएगा। तो ये पूरा आप डिटेल में देख लेना इसको, जी सर। संदर्भ में ये है ना। फिर जी ट्रंप सर। और बिडेन की आप तुलना कर रहे हैं, आपका उत्तर ठीक है, पर थोड़ा सा इसको वस्तुनिष्ठता भी लीजिए कि जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, इनका अपना एक विजन है। ये विजन चेंज होता है। जैसे ट्रंप है वो रिपब्लिकन थे और जो बिडेन है वो डेमोक्रेट है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा वीजा, व्यापार और वैश्विक संबंधों में उदार होती है। जैसे जी सर। रिपब्लिकन होते हैं वो वीजा नियम कठोर करते हैं, जैसा कि ट्रंप ने किया। व्यापार के नियम, क्योंकि उनकी जो नीति है वो अमेरिका फर्स्ट की नीति है, जबकि जो डेमोक्रेट्स होते हैं वो अन्य देशों को भी कुछ हद तक शामिल करते हैं। तो ये जैसे चीन के प्रति उतना कठोरता नहीं है, या ईरान के प्रति जो नीति है वो रिपब्लिकन की नीति वैसी कठोर है, उतनी कठोर डेमोक्रेट्स की नहीं है। तो इन नीतियों में थोड़ा परिवर्तन तो आ ही जाता है। हालांकि व्यापक पैमाने पर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो आपका उत्तर ठीक है, पर ये कुछ पॉइंट्स उसमें और आप शामिल करें। जी सर, डेफिनेटली। वीजा नियम, व्यापार नियम और देशों से संबंध के मामले। जी सर, काफी अच्छा उत्तर दिया आपने। जीरो पॉजिटिव वाला उत्तर अच्छा है आपका, बस आप जीरो वर्ड का उत्तर देखना आप क्या होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, ये अभी हरियाणा में 4था सीजन हो रहा है और इसमें पहले 20 गेम्स थे, अभी 5 नए स्वदेशी गेम्स को इसमें शामिल किया गया, अभी कुल 25 हो गए। एक गेम है थांगता, ये थांगता मणिपुर का मार्शल आर्ट है। एक केरल का मार्शल आर्ट है। एक मलखम्ब है, मलखम्ब तो आप जानते ही होंगे, पे चढ़ना। तो ये मलखम्ब किस राज्य का राज्य खेल है? ये एमपी का है, ठीक है। इसी तरह से गतका है, गतका, ये गतका सिखों का, पंजाब का है, युद्धक विद्या तलवारबाजी, और योगासन आप जानते ही हैं। इन 5 नए गेम्स को शामिल किया गया, हरियाणा में हो रहे हैं, इस बार 4था सीजन है इसका। बारबरा जबरी का वही महिला है जिसने मेहुल चौकसी को फंसाया डोमिनिका में, और 8,000 करोड़ का ये घोटाला है पीएनबी के साथ। अर्पण संधि नहीं होते हुए भी डोमिनिक इसको भारत को सौंपेगा मानवीय आधार पर, क्योंकि भारत ने टीके बेचकर उनके कई नागरिकों का, हजारों नागरिकों के जीवन बचाया है। तो उस नाते वो कह रहे थे कि हम, भले पैसा हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है, मेहुल चौकसी वहां पैसा दे सकता है, पर उन्होंने कहा नहीं, हम प्रत्यार्पण करेंगे, इसको भारत को हम सौंपेंगे। जी सर, ये आपका मुद्दा ये रहेगा। दल बदल में ये 91वां संविधान संशोधन 2003 का था। थोड़ा और देखें, अभी इन दिनों चर्चा में भी रहा है, सचिन पायलट और उस मामले में भी चर्चा हुई है इसकी, ये थोड़ा आप देख लें। ईरान और इनके राष्ट्रपति चुनाव, इजराइल से संबंधित, ये सारे मुद्दे आप जरूर देखें। जी सर, काफी नए क्वेश्चन उत्तर अच्छे होते हैं, बहुत तरीके से उत्तर आप देते हैं, धैर्य है आप में, और
प्रशासनिक दृष्टिकोण नजर आता है। बहुत Thank you. बहुत शुभकामनाएं आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये सब इंटरव्यूज हमको प्रोत्साहित ऑल द करते हैं बेस्ट सर। जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू जी।